तुम कुछ हो तभी तुम्हें लोग देखेंगे, वरना आज का ज़माना ये है लोग देख कर भी मुंह फेर लेते हैं। नमस्कार। सामाजिक विज्ञान के पाठ चल रहे हैं, कक्षा 7 की पाठ संख्या आज 17। इतिहास के अध्ययन के स्रोत। इतिहास की जानकारी क्या क्या स्रोत हैं उनकी बात करेंगे। लाइक किया करें ताकि मुझे पता चले कि हाँ इतने लोग पसंद करने वाले हैं। शेयर किया करें ताकि श्रेष्ठ संकलन इफेक्ट टू फैक्ट वो लोगों तक पहुंच सके। बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय इतिहास की जानकारी के अगर स्रोतों की हम बात करें तो उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, लिटरेचर से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, साहित्य से भी। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में आगे हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनसे भी हमें साहित्यिक ये इतिहास की जानकारी मिलती है। तो साहित्य की बात करें तो इसमें जैसे वैदिक साहित्य हो गया तो इससे वैदिक कालीन संस्कृति, तत्कालीन समाज की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, अरबी साहित्य, फारसी साहित्य, ये तो हो गए साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों की हम बात करें तो उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, पुरानी चीज़ें, पहले की इमारतें, वहाँ पर इमारतों पर लगे अभिलेख, सिक्कों से हमें उस समय की जानकारी मिलती है। मुद्राओं से, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, शैल चित्र, चट्टानों पे जो बने हुए, इन सभी से हमें उस समय की जानकारी मिलती है कि वहाँ पर किस प्रकार से लोग रहते थे, क्या कुछ चलता था, किस तरह का लेन देन था, वो सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। देखिए साहब, वैदिक साहित्य में बात करें विशेष पर्टिकुलर रूप में तो वैदिक साहित्य में वेद आ गए, ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, आरण्यक आ गए, उपनिषद आ गए, ये सारी की सारी चीज़ें शामिल है वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य से हमें वैदिक सभ्यता और तत्कालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है। ठीक है, पूछ ले वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी किससे मिलती है, तो वैदिक साहित्य से। बौद्ध साहित्य की हम बात करें तो बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक बहुत प्रसिद्ध हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम पिटक, ये है त्रिपिटक। प्रारंभिक बौद्ध जो साहित्य था उसकी भाषा पाली थी। प्रश्न आ गया प्रारंभिक बौद्ध साहित्य की भाषा थी, अलग अलग दे दी, एक में पाली आ गया तो उत्तर हो जाएगा आपका पाली। जैन साहित्य की हम बात करें तो जैन साहित्य में प्राचीन जैन साहित्य आगम साहित्य के रूप में हमें ज्ञात होता है, मिलता है। इसके अलावा भगवती सूत्र है, कुवलयमाला है, ये भी जैन साहित्य के अंदर सम्मिलित है। इनसे भी जैन साहित्य और तत्कालीन समय के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध की साहित्य की जहाँ भाषा पाली थी, वहीं जैन साहित्य की जो भाषा थी वो प्राकृत रही है। आगे बढ़ते हैं संस्कृत साहित्य की ओर। तो अपने कौटिल्य साहब का ग्रंथ अर्थशास्त्र, विशाख दत्त साहब का मुद्रा राक्षस, महाकवि कालिदास साहब का मेघदूत, विभिन्न रचनाएं शामिल हैं। इनसे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। कालिदास जो है गुप्त काल के महान संस्कृत कवि और नाटककार थे। आगे बात करते हैं जो कौटिल्य साहब का अर्थशास्त्र है अपने, वो प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था, प्राचीन भारतीय जो राज्य व्यवस्था थी उसकी और तत्कालीन जो अर्थतंत्र था उसकी सैद्धांतिक विवेचना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये अर्थशास्त्र। वहीं जो कल्हण साहब की अपने राजतरंगिणी, ये पूछा गया कई बार कि राजतरंगिणी के लेखक हैं, तो कल्हण साहब द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है ये एक महत्वपूर्ण कृति है। इसके अंदर क्या है कि प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास वर्णित है। प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास वर्णित है किसमें, कल्हण द्वारा विरचित राजतरंगिणी में। और सही अर्थों में इसे भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। सही अर्थों में भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है राजतरंगिणी।
मध्यकालीन साहित्य की हम बात करें तो उस समय जो मुख्यतया जो साहित्य था वो अरबी और फारसी भाषा में देखने को मिलता है हमें। और ये अरबी और फारसी भाषा भारत में आई किनके द्वारा? तुर्क और मंगोलों के आगमन के द्वारा, उनके आगमन के साथ में तुर्क और मंगोलों के। आगे बढ़ते हैं। अरबी साहित्य के रूप में अलबरूनी नाम के एक लेखक हुए हैं, उनका ग्रंथ है तहकीक ए हिंद। अलबरूनी का ग्रंथ है तहकीक ए हिंद। इस ग्रंथ से उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विविध पक्षों की हमें जानकारी मिलती है। इत्मीनान से सुनोगे, चित्र बनाते हुए तो सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और अलबरूनी ने अपने ग्रंथ में 11वीं शताब्दी में हिंदुस्तानियों का जीवन यापन, हिंदुस्तानियों का रहन सहन, हिंदुस्तानियों की संस्कृति क्या थी, उन बातों का उल्लेख किया है। अलबरूनी का ग्रंथ कौन सा है? तहकीक ए हिंद। फारसी कवियों की हम बात करें तो फारसी के अंदर जो श्रेष्ठ कवि हुए हैं वो हुए हैं अमीर खुसरो साहब। खुसरो साहब ने भी ग्रंथ लिखे हैं। उनका ग्रंथ है खज़ाइन उल फुतूह। अमीर खुसरो का ग्रंथ है खज़ाइन उल फुतूह। इसमें क्या अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। खज़ाइन उल फुतूह जो ग्रंथ है खुसरो साहब का, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है हमें। वहीं खुसरो साहब का एक और ग्रंथ है नूह ए सिपहर। इस ग्रंथ में भारत की प्रशंसा की है इन्होंने, भारत की तारीफ देखने को मिलती है नूह ए सिपहर के अंदर। एक और रचनाकार हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी का जो ग्रंथ है वो है तारीख ए फिरोज शाही। याद रखना, जियाउद्दीन बर्नी का ग्रंथ है तारीख ए फिरोज शाही। बात करें आगे और ग्रंथों की जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। मुग़ल बादशाह बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा। एक बार पूछा गया, ये आत्मकथा है बाबर की तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी इसकी भाषा पूछी थी तो ये है तुर्की। और फिर इस तुजुक ए बाबरी ग्रंथ का जो अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था फ़ारसी भाषा में। ये बाबर ने तुर्की में लिखी थी और अनुवाद फ़ारसी में किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने। वहीं हुमायूं की जो बहन है गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने लिखा हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। अकबर का दरबारी कवि है अबुल फजल। मैंने कल कम्युनिटी में एक प्रश्न पूछा था कि हुमायूं को इंसान ने कामिल किसने कहा है, तो उसका उत्तर है अबुल फजल। इंसान ने कामिल हुमायूं को कहा था अबुल फजल ने। तो अबुल फजल द्वारा लिखित आइन ए अकबरी, कहीं आइन ए अकबरी मिलता है, आइन ए अकबरी और अकबरनामा इस समय की अवधि के साहित्य के सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है, सबसे अच्छे ग्रंथ है। तुजुक ए जहांगीरी फ़ारसी भाषा में रचित है। तुजुक ए जहांगीरी फ़ारसी भाषा में रचित है, जो जहांगीर की क्या है? आत्मकथा है। जहांगीर की क्या है? ये आत्मकथा है। वीडियो आपको बढ़िया लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर भी करें। अब हम प्रशस्तियों की ओर, अभिलेखों की ओर, लेखों की ओर चलते हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति, इससे गुप्त शासक समुद्रगुप्त की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति से क्या जानकारी मिलती है? गुप्त शासक कौन? समुद्रगुप्त। उस समय की राजनीतिक सांस्कृतिक जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की हम बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन? हरिशेन। दरबारी कवि और साहित्यकार थे हरिशेन। इन्होंने लिखा था ये प्रशस्ति संस्कृत भाषा में। इसकी रचना हुई है किसमें? संस्कृत में। जो बिजोलिया का शिलालेख है इसमें 12वीं सदी के राजस्थान की जानकारी मिलती है। बिजोलिया के शिलालेख से 12वीं सदी के राजस्थान की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम कीर्ति स्तंभ की ओर। तो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है ये 15वीं सदी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के लिए विशेष महत्व रखता है
और इस प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, मेवाड़ के बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक के शासकों की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है हमें। मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के शासकों के कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में 15वीं सदी के। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर की जो प्रशस्ति है, बीकानेर प्रशस्ति जो है उसे राय प्रशस्ति भी कहते हैं, और इस प्रशस्ति में बीकानेर के राठौड़ शासकों से राय सेन तक की उपलब्धियों का वर्णन है। आमेर के जो लेख हैं वहाँ से कछावा वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, और इस लेख के अंदर ये बात ध्यान में रखना, आमेर के लेख में आमेर के कछवा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है। आमेर लेख में आमेर के जो शासक थे उनको क्या कहा गया है? कछवा शासकों को रघुवंश तिलक। और गुफाओं में जो चित्र बने होते हैं वो शैल चित्र कहलाते हैं। तो शुक्रिया, ये थे विशेष फैक्ट। और आज शाम को होगा मनोविज्ञान मैराथन की टेस्ट सीरीज़ के अंदर 15वीं सीरीज़ होगी आज, और सेकंड यूनिट चल रही है। अधिगम से जुड़े हुए और प्रश्नों की हम बात करेंगे।